राजस्थान की जो पवित्र माटी मैं कहूँ और जो अतिथि को देव मान करके पधारने पर मनुहार करने वाली जो धरती है, पुण्य भूमि राजस्थान की राजधानी में आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं करने क्या आया हूँ, कोई साथी जयपुर वाले, क्योंकि मेरा प्रोग्राम जयपुर के बहुत रहते हैं, तो कुछ साथी पूछ रहे थे आज जयपुर में क्या करने आए हो। मैंने वहाँ से जवाब दिया कि बिगड़ी हुई समझ को ठीक करने आया हूँ, उलझी हुई उलझन को सुलझाने आया हूँ। पला बढ़ा पले बढ़े हम सब उसी माँ की गोद में, उसी माँ के दूध का कर्ज अदा करने आया हूँ, दूध का कर्ज अदा करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि नारी है तभी सृष्टि है, लेकिन हम भूल जाते हैं अपने जो अस्तित्व को। और आज हम मना रहे हैं सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने नारी के लिए मैं कहूँ उनकी मैं जो पावन कृत्य है उनको मैं नमन करते हुए कहता हूँ, बहुत मुश्किल है तेरी कहानी को लिखना, बहुत मुश्किल है तेरी कहानी को लिखना, और कैसे बहते हुए जैसे पानी को पानी लिखना। तो उन्होंने क्या किया, एक नाए गांव, छोटा सा गांव महाराष्ट्र का, नाए गांव से उठ करके एक नया रास्ता सभी हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को दिया। और माँ लक्ष्मी, उनकी माँ का नाम था, माँ लक्ष्मी के पेट से पैदा होकर के सरस्वती को माध्यम बनाते हुए उस नारियों को शक्ति दुर्गा बनाने का काम किया। तो वो प्रथम महिला शिक्षक जिसने एक पूरी अलख जगाई पूरे देश भर में, और जहाँ समाज जब पिछड़ा हुआ समाज था उस समाज के लिए। और वो सिलसिला एक स्कूल से शुरू होकर के 3 स्कूल तक, फिर पूरा कारवां 18 स्कूल तक, और उसके बाद 52 वो कहते हैं हॉस्टल्स बनाए। आज हम RT की बात करते, राइट टू एजुकेशन की, लेकिन उस टाइम में स्टाइफंड देना, उस टाइम में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना, वो जज्बा, वो हिम्मत कहाँ से आई। बहुत सारे षड्यंत्र आपने सुना होगा रचे गए, उन पे पत्थर फेंके गए, उन पे और चीज़ें, सब्जियां फेंके गए, उन पे कीचड़ फेंका गया, लेकिन वो त्याग तपस्या की मूर्ति जिन्होंने कहा कि ये पत्थर नहीं, इन्हीं से तो मेरे हौसलों की मीनार है। कि लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, हमने उनको जोड़ करके घर बना लिया। अपना घर बेशक से त्याग दिया, अपने घर से बेशक से निकाल दिए गए, लेकिन लोगों को और लेडीज़ का घर बसाने के लिए पूरी ताउम्र वो काम करते रहे। ऐसी महिला शक्ति को हमारा सब की तरफ से प्रणाम है। और अकेली लड़कियों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, विधवाओं के लिए, समाज में भाईचारा कैसे हो, समरसता कैसे हो, इक्वालिटी कैसे हो, उन सारे मुद्दों पर। और आज जो कोरोना की बीमारी हम झेल रहे हैं, दिक्कत ये है हमने अपने आप को संभाला नहीं, कायनात की हम रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए कायनात ने हम सबको आईना दिखा दिया। तो ज़रूरी था हम मैं इसके माध्यम से कह रहा हूँ, हम उस कल्चर से बाहर निकलते जिसको हम ग्रीड कल्चर कहते हैं। हम नीड कल्चर पे आते, और उससे भी ज़्यादा ग्रीन कल्चर पे आते, और उससे भी आगे कहूँ यूज एंड थ्रो की कल्चर नहीं, यूज एंड ग्रो की कल्चर पे अगर हम रहते तो इतना इस बुराई का हमें इस बीमारी का हमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन चलिए, तो उसी दौरान, उसी ज़माने में प्लेग नाम की जो पूरी भयानक महामारी फैली, उसमें भी देखिए कितना अच्छा काम किया। प्लेग में वो काम करते रहे, और उसके बाद वो 10 मार्च 1857 में, भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी प्रेरणाएं, उनके जो काम किए हुए हैं, वो हम सब के आगे एक रास्ता दिखाने का काम जो किया। उन्होंने लड़ाई भी लड़ी और सिखलाई भी साथ साथ, मतलब सिखाने के भी जो जज्बा। तो उस प्रतिमूर्ति देवी, जो देवी स्वरूपा को हम प्रणाम करते हैं। और उन जो एक और जो अच्छा उदाहरण मैं पढ़ रहा था जब इस बारे में, कि देखिए घर का साथ जब मिले, पति का जब साथ मिला, और पति को पत्नी का, दोनों का सामंजस्य कितना अच्छा था। वरना तो क्या था कि खुली छतों के घर के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं में भी हाथ थामे हैं। तो वो सामंजस्य अगर हमारे घरों में आ जाए तो वो भी एक सीखने की बात है। हम किस तरह से वर्क और हमारी लाइफ, फैमिली लाइफ, बहुत तरह की लाइफ है, वो फिर प्रवचन में सुनना किस किस तरह की लाइफ में कैसे कैसे हम करते हैं, वो अलग प्रवचन होते हैं फिर, है ना। घर को कैसे सुंदर बनाया जाए, पति पत्नी के संबंधों को कैसे सुंदर बनाया जाए, है ना। वो मैंने छोड़ दी, पहले वर्कशॉप करवाता था इस पर भी, जयपुर में मैंने बहुत वर्कशॉप करवाई, लेकिन मेरी शादी के बाद मैंने छोड़ दिया वो, कह रहा मैं। फिर मैंने पेरेंटिंग पे शुरू की, बच्चे को कैसे पाल पोस के, लेकिन मेरा बेटा जब पैदा हुआ 6 साल का, तो उसके बाद वो भी छोड़ दिए मैंने अभी वैसे। एनीवे, तो कहने का मतलब क्या है कि हम वर्क और लाइफ में बैलेंस, परिवार में और अपने काम में बैलेंस, वो देखिए किस अभाव से गुजरे होंगे। वो साधन भी नहीं थे, लेकिन साधना थी।
उस साधना के बल पे वो कर दिखाया जो शायद उस जमाने में तो लगभग असंभव था। तो और वो क्या था, उसके पीछे सेक्रीफाइस, त्याग, सब कुछ चीज़ों का त्याग। जापान की कहानी पढ़ रहा था, उसमें एक परिवार है जिसमें 85 लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं। जापान के राजा ने उस जो 85 लोगों का मुखिया था उसको बुलाया, कहता है आप ये कैसे एक ही जगह पे रहते हैं, खाते पीते सोते वही है सब कुछ, कैसे कर लेते हैं? बोला एक कागज़ लाइए और पेन लाइए। जब कागज़ पेन लाया गया उन्होंने लिखा सेक्रीफाइस 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 से 85 बार सेक्रीफाइस लिखा। तो उन्होंने कहा ये क्या सेक्रीफाइस आपने 85 बार लिख दिया? बोला ये मेरा अकेला नहीं, उन 85 लोगों का सेक्रीफाइस था। तो क्या हम उस प्रतिमूर्ति से, उस प्रेरणा से हम कुछ प्रेरित हो सकते हैं जो उन्होंने किया कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे। ज़िंदगी में काम, जो मैं वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहा था ना, कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि काम दोनों का चलता रहे, आंधियाँ भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे, आंधियाँ भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। तो मैं उस विचार को प्रणाम करता हूँ, उस विचारक को प्रणाम करता हूँ, और जो कमल सैनी जी और उनकी पूरी टीम है जो विचार को आगे बढ़ा रही है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आप इन विचारों को जो साकार करने वाली हमारी खासकर युवा पीढ़ी है उसकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हुआ अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि परिवार हमारी ज़रूरत भी है, परिवार हमारा भाग्य विधाता भी है, परिवार हमारा वर्तमान भी है, परिवार हमारा भविष्य भी है। तो इसको बचाया जाए, चलाया जाए, कैसे किया जाए? क्योंकि जो परमात्मा का प्रसाद एक तरह से मैं कह सकता हूँ उसको माना जाता है, और कैसे इंटर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, संबंध क्या हो। क्योंकि मैं तो वही बताता जाऊँगा, मैं अपने हिस्से का जो बता रहा हूँ बताता जाऊँगा, जितना आपको लगे लेते रहना, अपना छोड़ते रहना, वो आपकी मर्जी है। मैं कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ यहाँ, सिर्फ आपकी भावनाओं को जगाने आया हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रेरणा लेकर के वो किस तरह से विमेन एम्पावरमेंट, बेटी बचाओ और इन बातों पे, क्योंकि मैं ये कहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक नारा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पानीपत के प्रोग्राम में। आपके प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम पे वसुंधरा राजे मैडम थे। तो मैं उस मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री और मंत्रियों का प्रोग्राम था, उसमें मैं बोल रहा था। मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यस, मैं इस नारे के साथ हूँ, लेकिन इससे थोड़ा और आगे चलने की ज़रूरत है। क्योंकि आज समस्या दहेज की नहीं है, आज समस्या आपकी सुरक्षा की है, सेफ्टी का है। तो उस दिन उस प्रोग्राम में मैंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन उन बेटों को समझाओ। मुद्दा सुरक्षा का है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपने घरों से, अपने महाविद्यालय से, अपने विद्यालय से, अपने यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से ये शुरू करें। लेकिन पहली पाठशाला मेरी और आपका परिवार। उस परिवार में मैं भय बोलता जाऊंगा, वो आप नोट करते रहना या दिमाग में, जैसे, क्योंकि आजकल नोट करने की आदत मैडम रही नहीं। अगर हम कागज़ में नोट करते हैं तो वो मेरे दिमाग तक जाती है, और मोबाइल की मेमोरी में रिकॉर्ड करते हो मेमोरी में ही रहती है। एनीवे, तो मैं जो कह रहा हूँ कि 5-4 चीज़ें हैं जो परिवार को बचाने के लिए और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और उसमें मेरी माता का, बहनों का रोल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने 7 भूलें की, हम भारतीयों ने 7 भूलें की। हमने गीता को पुस्तक मान लिया, हमने गायत्री को शब्द मान लिया, हमने गंगा को पानी मान लिया, गांधी को नंगा फकीर मान लिया, भगवान को सिर्फ मूर्ति मान लिया, और माता पिता को मनुष्य मान लिया, और गाय को पशु मान लिया। लेकिन भारत जो परिवारों के लिए जाना जाता था, उसमें 7 स्तंभ है जिसको हम भूल गए हैं। गाय, ब्रह्मचर्य, शास्त्र, सत्य, लोभ ना करना, प्रेम, और सबसे ज़्यादा जरूरी सती। सती का मतलब वो मेरी बेटी के रूप में, मेरी बहन के रूप में, मेरी माँ के रूप में, मेरी भाभी के रूप में, जिस भी नारी का रूप। तो सती जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति। तो हम वो एक आधार है। क्योंकि परिवार के लिए हमें क्या चाहिए? भाषा, भूषा, भोजन, भजन और भवन और भ्रमणीवन। ये क्या है? भाषा का मतलब मैं कोई जापानीज और हिंदी की बात नहीं कर रहा, प्रेम की भाषा परिवार में वो माँ से आएगी। क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं जो माँ से होती है। नंबर 1 मैदा, पेट, एक मातृभूमि, एक हमारी माँ, है ना। तो ये चीज़ें दिल से होती हैं। तो प्रेम की भाषा। भूषा क्या है? वस्त्र नहीं, वस्त्र जिसको बोलते हैं हम ड्रेस कोड नहीं है। वस्त्र ठीक है, लेकिन आवरण ना हो जो दिखावे वाला, है ना। तीसरा है शरीर, जिसको हम बोलते हैं भोजन। उसके लिए शरीर 3 टाइप का, आत्मा का भोजन, मन का भोजन और आपके शरीर का भोजन। और उसके साथ साथ भजन, और उसके साथ साथ भ्रमण। भ्रमण का मतलब परिवार साथ रहे। तो वो किसका आधार कौन है? उस सब का आधार है हमारी नारी माँ, नारी शक्ति।
अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ जाएंगे और पिछड़ भी रहे हैं। दिक्कत ये है हमने उस रोल को भुला दिया। ये तो देश वो है जिस देश में जो राम जैसे भगवान को, कृष्ण जैसे भगवान को माएँ गोदी में खिलाती है, चाहे तो मुर्दों को जिला सकती है, चाहे तो मुर्दों को जिला सकती है, चाहे तो हिमालय को हिला सकती है। और ये देश वो देश है जहाँ पे भगवान को भी माएँ गोदी में खिला सकती हैं, भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी जो पुरुष की मानसिकता है वो ऊपर उठेगी, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी होगी। और मैं एक ही भाषा में जवाब देना चाहता हूँ उन समाज के ठेकेदारों को, उनको जो फ़र्क समझते हैं बेटा बेटी में, जो लिंग के आधार पे बहुत सारे हम आधार जो अधिकार है वो नहीं देते। तो गौर से देखना क्या उनके लहू का रंग लाल है? बेटियां अभागों को होती है जिनका ये ख्याल है। वही होता है घर स्वर्ग, वही होता है घर स्वर्ग जिस घर में होती है बेटियां, और वो होते हैं भाग वाले जिनके होती हैं बेटियां। और बेटियों के बिना कौन सा घर आंगन खुशहाल है? बेटियों के बिना कौन सा घर आंगन खुशहाल है? तो जब तक नारी शक्ति नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी। तो आज हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि किस तरह से हम विमेन के एम्पावरमेंट की बात करें। वही रास्ता हमें कहाँ से लेकर के जाएगा? जहाँ पे हम बराबरी की बात करेंगे, जहाँ पे हक की बात करेंगे, जहाँ पे सम्मान की बात करेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब अत्याचार, जब ये एट्रोसिटीज़ कम होंगी। मैंने बार बार कहा कि भाषण देना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हम सबकी भावनाएं जागे, और ताकि वो भावना जग करके फिर हम आगे भी उस अलग को जगा पाए। आपको याद होगा 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में दामिनी केस, आपने पढ़ा सुना। 16 दिसंबर को दिन में मैं किसी प्रोग्राम में हिसार में ऐसे ही बोल रहा था। उसके बाद 16 दिसंबर की रात को मैं दिल्ली में था, और 17 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक मैं दुबई में था। तो जब भी मैं टीवी चैनल ऑन करता, उसी घटना का जिक्र, उसी का सब कुछ आता टीवी पे। ये हमारे लिए गर्व की बात थी या शर्म की बात थी? ये शर्म की बात थी। ये कब होता है? जब मैं सोच लेता हूं उसके साथ हुआ, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ के साथ होगा, तब मैं देखूंगा, सोचूंगा। ये है असंवेदनशीलता। जब तक हम सेंसिटिव नहीं होंगे, संवेदनशीलता सबसे जरूरी है। संवेदनशीलता का मतलब क्या? एक तोता था, वो खेत में हर रोज जाता, और 2 बलियां, जिसको आप गेहूं की बलियां, बाल क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, 2 बलियां खा के और 6 उठा के ले जाता था। किसान ने उसको रोक लिया, भाई तू रुक, क्या हर रोज नुकसान करता है? कहते जी मैं क्या नुकसान करता हूँ, आप इतने बड़े जमींदार हो गाँव के, मैं तो 2 बलियां खाता हूँ। कहते ठीक है 2 खा लिया कर, लेकिन 6 का नुकसान मत किया कर। उसने कहा जी मेरे साथ मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं 1 अपने पिता को देता हूँ, 1 अपनी माँ को, ठीक है कर लिया कर, लेकिन 4 का नुकसान मत किया कर। उसने कहा मेरे साथ मेरी पत्नी रहती है, और 2 छोटे बच्चों को, तोतों को जन्म दिया है, 1 मैं पत्नी को देता हूँ, 1 आधी आधी करके उनको देता हूँ। कहते ठीक है 4 ले जाया कर, लेकिन 2 का नुकसान मत किया कर। उसका जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। उसने कहा ये 2 उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक पेड़ है, उस पेड़ पे 2 तोते रहते हैं। एक तोता जिसके किसी कारण से आंखें चली गई हैं, एक तोता जिसके किसी कारण से पंख टूट गए हैं। एक अंधे तोते को देता हूँ, एक उस पंख टूटे हुए तोते को देता है। ये है संवेदनशीलता। तो जब तक समाज में संवेदनशीलता नहीं आएगी, तो शायद हम ये दामिनी केस पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? हम अब बचपन में लौटिएगा। महिला जो हमारी माँ है, बचपन में लौटिएगा, ऐसी शक्ति कहीं देखी जो लात खाकर भी दूध पिलाती थी, जिसके कारण आज और मैं और आप, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? तो कितनी वो कहूँ महिला सृष्टि की निर्माता। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, मेरा काम हो जाए बस ठीक है, मेरा और मेरे परिवार का हो जाए बस ठीक है। लेकिन माँ वो शक्ति है जो अपना छोड़ करके हम सबको पालती है। तो उस नारी शक्ति, उस जो माँ है, उसको हम नमन करें। लेकिन आज ये हालत कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन? बात उस पर करते हैं। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? पति, बेटा, समाज और नारी की दुश्मन? हाँ नारी। आगे बोलो क्या बोलूँगा, फिर सारा ही पता है क्या बोलूँगा। इस बार बहुत अच्छे बुलाए, पिछली बार वाले तो निकम्मे थे सर। इनकी बात अगले प्रोग्राम में करूँगा वैसे। हाँ नारी की शक्ति, सॉरी दुश्मन नारी, एनीवे मीडिया। लेकिन एक चीज़ हम वो छोड़ देते हैं, मेरी और आपकी सोच, मेरा और आपका एटीट्यूड। वो सबसे बड़ी दिक्कत है हमें, क्योंकि सोच से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो एक बड़ा कारण है। तो सृष्टि को बचाने के लिए उसको हमें बचाना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये आती है, मेरे और आपके पड़ोस में, घर में, परिवार में एक दलील दी जाती है, बेटा नहीं होगा तो क्या नहीं चलेगा? वंश।
उस रावण का कितना का वंश चला, उस कंस का कितना का वंश चला, बता दीजिए अगर बेटे ऐसे हों, है ना। और वो कल्पना चावला के फादर का नाम आपको किसी को नहीं पता, भाई का नाम किसी ने नहीं पता, लेकिन उसका वंश, उसका नाम अभी भी चल रहा है। अगर बेटियों की मैं जो बात कर रहा हूँ तो नाम रोशन का ये नहीं कि बेटा ही करेगा, है ना। तो समाज के ठेकेदार जो लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि उनके नज़रों में भले ही वंश तो चलता रहे, लेकिन ये समाज, ये देश डूब जाए, ऐसा नहीं होगा। तो नारी को नहीं बचा पाए तो वंश की बात कहाँ आएगी। अपनी अपनी कॉपी पेन में लिख लेना, दिमाग में लिख लेना। 3 वर्ड्स दे रहा हूँ। नंबर 1, वेमेन एम्पावरमेंट पे हम सेमिनार कर रहे हैं। वेमेन लिख के देख लेना बाद में। फीमेल, शी। वेमेन के अंदर मैन है, फीमेल के अंदर मेल है, और शी के अंदर ही है। अगर वो नहीं है तो कहाँ पे हम हैं, कहाँ पे तुम हो, है ना। तो सोचना होगा। इस विमेन एम्पावरमेंट के सेमिनार में हमें सिर्फ सोच ही नहीं बदलनी, हमें सिर्फ समाज को ही नहीं बदलना, हमने जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको भी बदलना होगा। और आप तो लकी हैं, हमारी जो बहनें या हमारी मैडम बैठी हुई हैं, है ना। भगवान करे आप आगे भी इसी तरह से तरक्की करते रहें। नहीं तो क्या होता है, नारी और जो मैं कहूँ लड़की, उसको तो जन्म से पहले ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और अगर उस संघर्ष को पार करके बाहर आ भी गई तो उस जीने के लिए, अगर जी भी गई तो सम्मान पाने के लिए, और वो पा भी लिया तो उस मरते दम तक। तो हमेशा ही संघर्ष जो एक बेटी से लेकर के और लास्ट अपने अंतिम विदाई तक वो अनवरत जारी रहता है। लेकिन उस संघर्ष से जो निखरती है, निकलती है, उस नारी के जज्बे को, उसको हम सलाम करते हैं। और अपमान मत करना नारी का, अपमान मत करना नारी का, इस पर ही जग चलता है। पुरुष जन्मे नारी से और नारी की गोद में ही नर पलता है। इस बात को हम भूले नहीं। सच है, कल्पना चावला जैसी लड़कियों ने आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, समुद्र की गहराइयों को नापा है। हर फील्ड में उनके उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन आज भी हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि फिर भी आधी आबादी अधिकारों से महरूम क्यों आधी आबादी को हम अधिकार नहीं दे पाते। कम नहीं है बेटियां, कम नहीं है बेटियां किसी से, ये साबित करके दिखला देंगे। खोल दे बंधन उनके, बिटिया है जो मंजिल को पा जाएंगी, बिटिया है जो मंजिल को पा जाएंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सोच जो समाज की बदलनी होगी। बेटा बेटी जन्म पे दिक्कत ही आती है। बेटा जब घर में पैदा होता है महोत्सव मनाते हैं, और बेटी जब पैदा होती है मातम मनाते ही। कैसी सोच है, उस सोच को बदलना पड़ेगा। वरना अगली पीढ़ी मेरे से और आपसे पूछेगी कि हम इस समाज में आग लगाने वालों में थे या समाज में बाग लगाने वालों में थे, समाज को बिगाड़ने वालों में थे या समाज को बचाने वालों में थे। तो इस प्रोग्राम के बाद भी कई लोग बोलेंगे ऐसे प्रोग्राम से कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा मैं बहुत सारे प्रोग्राम साल भर में 100-125 प्रोग्राम देश विदेश में करता हूँ, तो हमेशा ही लोग बोलते हैं बोला इस प्रोग्राम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये उन लोगों का नकारात्मक रवैया है। हम और आप जो काम कर रहे हैं वो सकारात्मक काम है। ठीक है, हम सबको नहीं बदल पाएंगे। मैं कहता हूँ एक ही आदमी की सोच को हम सारे मिलकर के बदल पाए तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। तो सकारात्मक रवैया जरूरी है। सकारात्मक रवैया किस तरह का, मान लीजिए यहाँ पेड़ है, जंगल है पूरा, और जंगल के एक कोने में आग लगती है, दूसरे कोने में खड़ा पेड़ सोचता है मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, आग वहां तक भी पहुंचेगी। आज मेरे घर में ये बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये बुराइयां बढ़ती गई तो मेरे और आपके घर तक भी आएगी कल को। तो जरूरी है हम पॉजिटिव रवैये के साथ काम करें। जब जंगल में भयानक आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया सकारात्मकता का प्रतीक, काला कौवा नकारात्मकता का प्रतीक, छोटी सी चिड़िया पास के तालाब से भर भर के 2-2 बूंद पानी पे डाल रही थी, और वो काला कौवा कहता है चिड़िया बहन जो तू ये कर रही है, तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। चिड़िया का जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। चिड़िया ने कहा कौवे भाई मैं मानती हूँ, जानती हूँ इस चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। तो हमारा रवैया क्या हो, ये प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हमारी सोच में बदलाव आए, हम अपने रवैये को बदलें। कहीं ना कहीं समाज में, क्योंकि सारे तरह के लोग होते हैं, अब हम लोग कौन से हैं वो हमने डिसाइड करना है। कि कुछ लोग वो आए जो वक्त के सांचों में ढल गए, जो चल रहा था उसी में चलते रहे। कि कुछ लोग वो आए जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ, आपकी बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोग ऐसे आए जो वक्त के सांचों को बदल गए। तो हमने करना क्या है, वो सोचना है। अब सवाल से समाधान की तरफ चलते हैं। सवाल से समाधान कैसे, उस सम्मान को, उस सुरक्षा, उन पे बात क्या करें। अब मैं नहीं जानता आप सारे जयपुर शहर से हो, गांव से भी कोई है, गांव के लोग जो होंगे, हम लोग अक्सर क्या करते थे,
बहन 15-16 साल की है, भाई 10-12 साल का है, बहन ने कुछ लेने जाना है बाहर, क्या कहेंगे? भाई के साथ चली जा, है ना? हमारी सोच, क्या वो सुरक्षा करेगा 10 साल का 15 साल की बेटी की या लड़की की, बहन की, है ना? तो वो असुरक्षा। और एक 2 जंगल में लड़कियां जा रही थी, उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी, लड़कियों ने जंगल में खुश खुश की आवाज़ सुनी। एक ने दूसरी से कहा देखना क्या है, कहती है भालू है। कहती ठीक हुआ भालू है, फिर तो कोई खतरा नहीं, इंसान होता, आदमी होता फिर ज़्यादा खतरा था। ये कोई कहानी नहीं बता रहा, ये हमारी इस समाज की असलियत है। महाभारत का युद्ध सबने सुना होगा। महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ, 5 पांडव श्री कृष्ण के पास आते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण महाराज अनर्थ हुआ, बुरा हुआ। कहते कुछ भी बुरा नहीं हुआ, इससे भी आगे आने वाला वक्त होगा ना, इससे बुरा होगा और आप देख भी रहे हो। कहता है कैसे होगा? कहता तुम 5 पांडव चारों दिशाओं में जाना और कुछ अजीब सा देखो जो डे टू डे लाइफ में नहीं होता, ऐसा हो तो बताना। तो पहली डायरेक्शन से आते हैं, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा एक हंस है जो मांस खा रहा था, इसका मतलब क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाला समय ऐसा आएगा जब सज्जन लोग अपनी सज्जनता को छोड़ के दुर्जनता पे आ जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरी डायरेक्शन से आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा 3 घड़े थे, पहला घड़ा पानी का भरा हुआ, दोनों घड़े खाली थे। पहले से कायदे से दूसरे नजदीक वाले में जाना चाहिए था, लेकिन तीसरे घड़े में पानी जा रहा था, इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है कि आने वाला समय जब आएगा उसमें हम नियर एंड डियर छोड़ के दूर वालों की ज्यादा परवाह करेंगे और अपना अपना मोबाइल खोल के देखना कितने व्हाट्सएप माँ बाप को घर को किए और कितने बाहर किए। मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण महाराज कह रहे थे, आपकी हरकतों का पहले से ही पता था। तीसरी डायरेक्शन से जब वो आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज 3 घड़े थे, पहला घड़ा भरा हुआ, 2 घड़े खाली, और पहले से जब दोनों घड़ों में डाल दिया गया पानी, लेकिन दोनों से पहले में वापस डाला गया तो 1-1.5 लीटर पानी कम रहा, इसका मतलब क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है पहला घड़ा मेरे और आपके पेरेंट्स हैं, 2 घड़े वो 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वो माँ बाप उन 2 या 2 से ज्यादा बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करेंगे। चौथी डायरेक्शन से जब आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज हमने देखा बड़े बड़े पत्थर चट्टान पहाड़ थे और वो छोटे छोटे घास के तिनकों पे टिके हुए थे, रुके हुए थे, इसका मतलब क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाला समय, मैं आज की बात कर रहा हूं, आगे आने वाला समय ऐसा आएगा जब चुनौतियां, समस्याएं, बाधाएं, हर्डल्स होंगी, वो क्या है? पहाड़ चट्टान, लेकिन ये घास के तिनके क्या है? कुछ और नहीं, जो हमारी युवा पीढ़ी है जो उन समस्याओं को, उन बाधाओं को, उनको पार करेगी। ऐसी कहानी कोई महाभारत में नहीं आती, कभी पढ़ने लग जाओ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जिम्मेवारी एज अ एजुकेटेड, एज अ टीचर और एज अ पढ़ने वाले हम सबकी ज़्यादा है। तो ज़रूरी है हम उस रवैये को बदलें। और उसके साथ साथ एक हमेशा होता है, दामिनी का केस तो चलो एक फेमस है, अदरवाइज तो हर रोज़ घटनाएं हैं, है ना? होता क्या है, हम ये करते हैं, जो किसी लड़की के साथ अगर ऐसा हो जाता है, हम क्या करते हैं, इस लड़की के परिवार के इसके साथ हम खड़े हैं। मैं कहता हूं वहां भी जरूरी है खड़ा होना, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जिसने गलत काम किया उसके खिलाफ खड़ा होना। हाँ जी, ओके, खिलाफ खड़ा होना। आज देखते हैं पंचायत में सरपंच तो बना दिए महिलाएं, लेकिन चलती कितनी है? एसपी की, एसपी मीन्स सरपंच पति की। तो हमें उस सोच को बदलना होगा और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए कुछ करना होगा, वरना तो ये होगा उनका जीवन बिखरता जाएगा, हमारा निखरता जाएगा। तो समझाने से ज़्यादा काम नहीं चलेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। और हम खूब आकाश की ऊंचाइयों को छूए, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन पैर भी जमीन पे हो, तो आदमी भी तरक्की करे, औरत भी तरक्की करे। मेरा कहने का मतलब है कि भीड़ से हटकर कुछ इस तरह बढ़ना है कि आसमान को छू करके भी जमीन पर चलना है, आसमान को छू करके भी जमीन पे चलना है। क्योंकि गाड़ी के पहिए दोनों से ठीक चलती है गाड़ी, अगर दोनों सही चलेंगे। यही समाज में, यही जीवन में और यही हमारे जो सार्वजनिक जीवन है उसमें होना चाहिए। और अगर इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, महिलाओं का, बेटियों का। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा हम आपकी मदद कर पाएंगे, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा हम आपको दबाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक अमृतसर में प्रोग्राम में कही थी, माननीय प्रतिभा देव सिंह पाटिल जब हमारी प्रेसिडेंट थी, उस प्रोग्राम में मैंने बेटियों के लिए कहा था, वही मैं नारी शक्ति के लिए कहा करता हूँ हमेशा, कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बन करके उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, अभी उठने की ठानी नहीं है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको खुद में जगाना होगा, उस सकारात्मकता के साथ काम करना होगा। और एक जो सबसे ज़्यादा, अगर मीडिया का कोई साथी माफ़ करेंगे, मीडिया का सकारात्मक रोल। एक गाना आया था, बदनाम हुई कौन, कौन बदनाम हुई? मुन्नी। जवान कौन हुई? शीला। तो मुन्नी ही जवान, मुन्नी ही बदनाम होती है, शीला ही जवान होती है। ये मनोहर लाल और श्याम लाल कहाँ जाते हैं फिर, है ना?
ऐड भी देखते हैं हम, जो एडवर्टीजमेंट, उसमें भी मतलब पुरुषों की ऐड है, उसमें भी स्त्री, मतलब कहाँ मीडिया जा रहा है। तो मीडिया का भी एक सकारात्मक अगर रोल हो, तो मैं यहाँ वो कहना नहीं चाहता, आप सुनना नहीं चाहेंगे चोली के पीछे क्या है, कजरारे कजरारे। तो मेरे को बोलने में बुरा लगता है, आपको सुनने में बुरा लगता है, लेकिन एक मीडिया है जो इस इमेज को चेंज कर सकता है। तो मीडिया क्योंकि वही परोसता जो हम देखना चाहते हैं, सिंपल है। तो मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी समझे और शिक्षा। हाँ जी, आइए जी, अर्चना मैडम आइए। हाँ जी, वही मैं कह रहा था कि जो हम देखना चाहते हैं वही दिखाता है। तो आप और हम, शिक्षा, मीडिया, सब एक अपना रोल अगर समझे, जैसे विल्फर्ड कॉलेज है, वो क्या है, लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करता है, लेकिन उस शिक्षा में दूसरी चीज़ और जरूरी है, दीक्षा, संस्कार जिसको हम कहते हैं। तो शिक्षा और दीक्षा दोनों चलेगी। अगर शिक्षा अकेली होगी, गले में मेडल जल जाएगा। अगर शिक्षा के साथ दीक्षा होगी, समाज के लिए मॉडल्स भी मिलेंगे, समाज को दिशा देने वाले रोल मॉडल भी मिलेंगे। और आधार माने इसको, क्योंकि नारी आधार है, और नारी का अगर शिक्षा अच्छी होगी तो समाज में जो विकृतियां हैं वो कम होंगी। क्योंकि रावण क्या है, रावण कोई नाम नहीं है, रावण प्रवृत्ति है। तो उस प्रवृत्ति का भी अंत होगा, रावण का भी दहन होगा, ताड़खाओं का भी वध होगा, और उसके साथ साथ अहिल्या और शबरी का उद्धार भी होगा। लेकिन वो शिक्षा से सशक्तिकरण होगा, जो हमें एक नज़ीर पेश की है जो सावित्रीबाई फुले ने और उनके परिवार ने। तो अच्छी बात है कि हम सारे नाम, जो बहुत सारे नाम आप लेते हैं, सुनते आए हैं। तो ज़रूरत है इस हॉल के जो अंदर बातें हुई है वो इस हॉल से बाहर भी जाए। आपके गली मोहल्ले नुक्कड़ सब जगह अगर बातें जाए तो मेरा आने का मकसद पूरा होगा। क्योंकि मैं तो हर रोज़ बोलता हूँ, पूरे देश में विदेश में जहाँ भी जाता हूँ, लेकिन मेरी जुबान चलती रहे। अगर आपके काम साथ चलेंगे बहुत अच्छा होगा, मेरे अकेले के करने से नहीं होगा। क्योंकि यही प्रोग्राम का मकसद होता है। 3 आई ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट आई इज़ इंफॉर्मेशन, ज़रूरी है। सेकंड इज़ इंस्पिरेशन, ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है थर्ड आई, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि लीडर वही है, दोज हु नो द वे, गो द वे एंड शो द वे। दूसरों, पहले खुद करिए, दूसरों को दिखाइए, और फिर तीसरों को दिखाइए। नो द वे, गो द वे एंड शो द वे। तो यही ज़रूरत है हमारी आज की। तो मैं आपके बीच मैं सरोबार हूँ कि इतने अच्छे श्रोता मेरे को पहली बार मिले। मैं बात अगले प्रोग्राम में आपकी करूँगा। वैसे तो आनंद का इतना अनुभव, आपको आनंद आया नहीं आया मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत आनंद की अनुभूति की। मैंने ताली से शुरू किया था और ताली पे बात ख़त्म करेंगे। और मेरा परिचय मैडम इसलिए रोक दिया था मैंने, मैं दे देता हूँ। मैं यही कहता हूँ हमेशा, चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, विल्फर्ड वाले बुलाएंगे, फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होगी। ताली नहीं बजानी है, ताली मैं बजवाऊँगा।